वेलकम फ्रेंड्स। नाउ टुडेस प्रेजेंट कॉमिक्स महासंग्राम भाग 7 फैन मेड कॉमिक्स है। महासंग्राम के से पहले भाग 6 थे, अब ये 7वां भाग है। नाउ स्टार्ट कॉमिक्स। दिस इज द फैन मेड कॉमिक्स कवर फर्स्ट मल्टी स्टार कॉमिक्स। कालदूत, नागराज, शक्तिमान, परमाणु, एंथोनी, ध्रुव, शक्ति, तिरंगा, डोगा, स्टील। महासंग्राम भाग 7। दोस्तों ये आप रोक के पढ़ सकते हैं वीडियो। प्रेजेंट्स महासंग्राम भाग 7। पूर्व सार। पिछले 6 अंकों में आपने पढ़ा कि नागराज को मारने की असफल चेष्टा के प्रयास मानसिक चेष्टा में असफल होने पर गुरुदेव नागपाशा के सामने त्रिफला जैसी शक्ति की तलाश में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात चंडकाल से होती है। वहाँ वह मदद से अमर स्फटिक को चुराने की कोशिश करता है, जिसमें सफल भी हो जाते हैं। और चंडकाल उन्हें धोखा देकर अमर स्फटिक खुद हड़प लेता है। पूरे नागद्वीप के 6 सर्पों को अपना गुलाम बनाता है। वे नागराज ध्रुव को मारने की कोशिश करते हैं, जहाँ धनंजय ने बचा लेता है और उन्हें अपने साथ छोड़ने ले जाता है। जहाँ बाबा गोरखनाथ के जरिए किसी बड़े अनिष्ट की सूचना मिलती है, वे उन्हें शक्तिमान के सभी ब्रह्मांड रक्षकों की मदद करने की सलाह देते हैं। नागराज और ध्रुव बचाने से चंडकाल क्रोध से भर उठता है और उसकी पाप ऊर्जा का पीछा करते करते किलविच उसके पास आता है। उसे पृथ्वी पर राक्षस राज कायम करने का अपना सपना दिखाता है। बाबा गोरखनाथ शक्तिमान को महात्मा कालदूत अमर स्फटिक की जानकारी देते हैं। कालदूत भी चंडकाल को नागद्वीप का सम्राट बनने की वजह से खिलाफ नहीं जाता। शक्तिमान कालदूत को नागद्वीप के हित का वास्ता देकर अमर स्फटिक के उद्गम और शक्तियों के बारे में जान लेता है। कालदूत से भूतकाल में अपने रूप में अमर स्फटिक ले जाने की सलाह देता है, जहाँ पर चंडकाल आ जाता है और शक्तिमान की जिससे लड़ाई होती है, जिससे वह जीतता रहता है। तभी वह चंडकाल पाप मणि का सहारा लेकर बेबस कर देता है। फिर भी शक्तिमान जैसे तैसे नागद्वीप से निकलने में कामयाब हो जाता है और ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहाँ ब्रह्मांड रक्षक को सब कुछ बताता है। किलविच शक्तिमान से बच निकलने की वजह से चंडकाल पर नाराज होता है और तब चंडकाल अपने अगले वार के लिए एक और वार तैयार करता है। जब उधर ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में शक्तिमान के महागुरु पधारते हैं। हाँ, फिर भी शक्तिमान जैसे नागद्वीप से निकलने में कामयाब होता है। ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर पहुंचता है, ब्रह्मांड रक्षकों को सब कुछ बताता है। किलविच शक्तिमान से बच जाने पर चंडकाल नाराज होता है। चंडकाल में अगले वार के लिए एक और तैयार होता है। इधर ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में शक्तिमान के महागुरु पधारते हैं और शक्तिमान की शक्तियों पर लगा प्रतिबंध हटाते हैं, ताकि वह समय यात्रा कर सके और शक्तिमान पर अपने एक व्यक्ति को ले जाता है। वहाँ पर गुरुदेव और नागपाश आते हैं। चंडकाल धोखे से बात बताकर उनकी मदद की इच्छा चाहते हैं। वे नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई और पृथ्वी पर राज करे, और इसलिए वो अपने धनंजय और तंत्र विज्ञान की मदद से यंत्र बनाते हैं, जिसकी मदद से शक्तिमान परमाणु और शक्तिमान को साथ ले जाता है। इधर किलविच की राय पर चंडकाल राक्षस गुरु धनाक्ष की आराधना करके उसे अपने बल और धूम्रकाल शक्ति हासिल कर लेता है। इसकी मदद से लोगों को गुलाम बना लेता है, पर काफ़ी इंसान धूम्रकाल बचने उससे घरों में छिप जाते हैं। वे जानकर चंडकाल पंचनागों को घरों से निकलने में बखूबी निभाते हैं और इस पर रोकने के लिए कुछ ब्रह्मांड रक्षक आते हैं। चंडकाल के सम्मोहन में फंसी विसर्पी नागराज और ध्रुव की तलाश में निकलती है। महानगर में ध्रुव से टकरा जाती है। इस तरह सरप्राइज मिट से डोगा, नागार्जुन से सेना, तिरंगा सेना से इंस्पेक्टर, स्टील से नागदेव, शक्ति से नागपति सितार कराता है। जिंदा मुर्दा एंथोनी जैसे तैसे सुपर हीरो टीम पंचनागों में कामयाब हो जाते हैं और प्रथमकाल की चपेट में आकर कुछ सुपर हीरो जैसे डोगा, स्टील, चंडिका और तिरंगा भी राक्षसों में बदल जाते हैं। और फिर जैसे तैसे ध्रुव विसर्पी के सामने आप भी टिकाता है और तब उसकी मदद से फेसलेस भी वहाँ पहुँच गया था। नागराज, शक्तिमान और परमाणु पूर्व काल के कालदूत तो अपनी मंशा समझने में सफल हो जाते हैं और इससे विशाला उस पर हमला करती है और योद्धा कालदूत तीनों भारी पड़ रहे थे और जल्दी ही तीनों कालदूत शिकंजे में जकड़े हुए थे। अब आगे पड़े महासंग्राम भाग 7। महासंग्राम। चंडकाल पृथ्वी पर राक्षस जाति का आखिरी वंश है, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, संपूर्ण पृथ्वी पर राक्षस राज स्थापित करना। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले अमर स्टीव की मदद से नागद्वीप पर कब्जा किया। अब अमर स्टीव तथा धूम्रकाल की मदद से धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर कब्जा करता है और चंडकाल की भ्रुकुटी धनी हुई थी, चेहरा क्रोध से तमतमाता। गुरु धनाक्ष की दीवी राक्षसी शक्ति तमराज किलविच की मथरी शक्ति की मदद से न केवल धीरे धीरे सारी दुनिया मेरे गुलाम बनती जा रही है, बल्कि कई सारे सुपर हीरोज तो मेरी राह का रोड़ा बन सकते थे, वो मेरे गुलाम बन चुके हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, मेरे सबसे बड़े दुश्मन सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज और साथ में शक्तिमान का अब तक कोई पता नहीं चल सका है।
पूरी दुनिया में संकेत नहीं मिल रहे, फिर ये जीवित नहीं है तो ब्रह्मांड में है ही नहीं। फिर संकेत मुझे नहीं मिल जाते, मैं सुकून से नहीं बैठ सकता, क्योंकि उस शैतान के अवतार ध्रुव का कोई भरोसा नहीं है। कब तो आकर मेरे राक्षस राज को सपने तोड़कर ख़त्म कर दे। पाप और पुण्य के बीच में चल रहा है महासंग्राम। स्वर्ण नगरी। राजनगर के समुद्र में बसी हुई एक अत्याधुनिक वैज्ञानिक शहर जिसे देवनगरी के नाम से जाना जाता है। आज उसी स्वर्ण नगरी में आज अफरा तफरी का माहौल था। स्थिति बेहद गंभीर है। धनंजय पृथ्वी पर मानवों के शहर दर शहर चंडकाल के प्रवाह में आकर राक्षस बनते जा रहे हैं। यदि ये स्थिति रही तो संपूर्ण पृथ्वी के मानव राक्षस बन जाएंगे। मैं समझता हूँ प्रसेन, मैं स्वयं ही सारी स्थिति पर नज़र रखा हूँ, लेकिन अभी मेरे सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वर्ण नगरी की सुरक्षा की है। स्वर्ण नगरी के योद्धा नगरी की रक्षा में पूर्णतः समर्थ हैं देवनायक। क्या आपको अपने योद्धाओं पर भरोसा नहीं देवनायक, जो आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है देव कौस्तुभ। सैकड़ों वर्ष पहले मेरे पिता देव मृत्युंजय ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर चंडकाल के हमले से स्वर्ण नगरी को बचाया और समुद्र में स्थानांतरित कर दिया। अपनी इस हार से तिलमिलाकर चंडकाल सदियों से अनेक प्रकार की शक्तियाँ हासिल कर स्वर्ण नगरी पर कई हमले कर चुका है, और अभी जिस प्रकार से उसकी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं उसने उसके स्वर्ण नगरी पर हमले की आशंका सबसे अधिक है, क्योंकि अब न केवल उसके बाद छदाई नागों की सबसे शक्ति अमर सटिक है, बल्कि काली शक्तियों के शहनशाह तमराज किलविश का साथ भी है। और एक और जहां ब्रह्मांड रक्षक मेरे मित्र सुपर कमांडो ध्रुव के नेतृत्व में उसे रोकने के लिए प्राणों की बाजी लगा रहे हैं, वहीं नागराज और परमाणु और शक्तिमान के साथ भूतकाल की यात्रा कर अमर स्फटिक तोड़ने लेने गए हैं। बस देवराजेंद्र से यही प्रार्थना है वे सकुशल लौट आएँ। धनंजय नागराज परमाणु और शक्तिमान के लिए प्रार्थना कर रहा था, और उनको प्रार्थना की आवश्यकता थी, क्योंकि मृत्यु कालदूत के रूप में तीनों अपने विकराल पंजे एक साथ लपेटे हुए ठास कर रही थी। पर अब अफसोस करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि कुछ क्षणों में हम तुम्हारे भाग्य में मृत्यु लिख देंगे। विशाला के मूर्ख दूतों से कम अपने साथियों का हर्ष देखकर भी कालदूत का भय अनुभव किया होता तो आज तुम्हारी दशा न होती, और इस कार्य को पूर्ण करने का दायित्व तो हमारे उन शस्त्रों का होगा जो हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। ये बड़े से बड़े संकट का सीना फाड़ है कि हमारा काल त्रिशूल, पर्वतों को चूर चूर करने वाला काल दंड, मृत्यु का रुख मोड़ देने वाला हमारा काल सर्पी, अब तुम तीनों की भयानक मृत्यु देंगे। कालदूत के तीनों ही शस्त्र भयानक धमाके के साथ अपने निशाने से जा टकराए और उसकी चपेट में आने वाले की मृत्यु तैकती भड़ाम बरूम। लेकिन इसका क्या किया जाए कि निशाने अपनी जगह पर थे ही नहीं। निशाने हवा में लहरा रहे थे। महात्मा कालदूत बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं है कि महात्मा कालदूत वाकई में शक्तिशाली है। हमें बचाव के लिए कोई नीति छोड़कर अपना इसका मुकाबला करना होगा। अगर सही समय पर अपने स्थान से न हटते तो आज हम सब मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। बड़े आश्चर्य की बात है, तुम तीनों मेरे शस्त्रों से बच गए। शायद तुम तीनों के भाग्य में आसान मृत्यु नहीं लिखी थी। कोई बात नहीं कालदूत, तुम सबकी मृत्यु को विशाला के लिए एक सीख बनाकर छोड़ेगा। बहुत हुआ महात्मा कालदूत, हम आपको बता चुके हैं कि हम भविष्य से आए हुए मानवता के रक्षक हैं, विशाला के दूत नहीं। पर आपने गलतफहमी में हमें विशाला के दूत समझकर प्राणघातक हमला किया है। इस स्थिति में हम अपनी आत्मरक्षा आपके वारों को उत्तर देने का अधिकार था। बाछड़ अच्छा देते हो, ये बाछड़ तुम्हें कालदूत से नहीं बचा सकता। पिछली बार मेरे शस्त्र शायद चूक गए थे, लेकिन इस बार नहीं चूकेंगे। हमारे शस्त्र इस बार तुम तीनों का संहार करके लौटेंगे। साए सर इस बार नहीं महात्मा, क्योंकि इस बार काल त्रिशूल आपके निशाने को नहीं भेद पाएगा। सोम, मैं अपने शरीर को इच्छाधारी कड़ों में बदल कर बचाऊंगा। काल त्रिशूल एक बार विफल होने के बाद मुझ पर दोबारा हमला करने नहीं आएगा। पिछली बार आपके दंड को मेरे मानस चिन्ह ने रोक लिया था महात्मा, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी कुंडली शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो गई है। अब मेरा शरीर आपके वार को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा होने में आपके ऊपर मेरे दंड मेरे ऊपर वार नहीं कर पाएगा। इससे पहले तूने मुझको अपने शिकंजे में कैद कर लिया था बेटे काल सर्पी, क्योंकि उस समय मैं सावधान था। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर तू अलौकिक शक्ति का नमूना है तो मेरी शक्तियाँ विज्ञान की देन है। आज तुझे पता चलेगा विज्ञान की शक्तियाँ पराविज्ञान से किसी मामले में कम नहीं। स्विश, परमाणु गलत नहीं कह रहा था। संसार में किसी भी शक्ति को बांधने वाली, शक्ति रखने वाली काल सर्पी आज स्वयं परमाणु छल्लों की कैद में थी। अद्भुत, जो शस्त्र एक पूरी सेना को विध्वंस करने की क्षमता रखते हैं तुम तीनों ने मिलकर रोक लिया। तुम लोग साहसी और शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि कुछ विशिष्ट शक्तियों के स्वामी भी हो। लेकिन अपने साहस से निकल जाने का अर्थ यह नहीं है कालदूत असहाय हो गया। हमारी विश्वंकार अभी तुम तीनों के शरीर को मोम की तरह भांति पिघलाकर समाप्त कर देगी। पर मेरे शरीर में स्वयं देवनाग वासुकी का कालकूट विष समाहित है, जिसे केवल देव कालजयी का देव विष ही काट सकता है।
और आज तुम्हारे मेरे बीच तरीका एक ही फैसला हो सकता है, नहीं होगा महात्मन। आपकी विश्वंकार मेरे दोस्तों को क्षति पहुंचाए बिना उससे पहले ही पानी की तरह पी जाऊंगा, होश। और वो तरीका शारीरिक शक्ति के द्वारा तुझे समाप्त करना है, क्योंकि तू अकेला उन तीनों शक्तियों से अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। धड़ाक, कालदूत के तेज वार ने नागराज को उठाकर दूर फेंक दिया। शक्तिमान और परमाणु नागराज की मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन ओफ, हथियारों के बिना महात्मा कालदूत इतने शक्तिशाली है। एक तो इनके शरीर, तीन ऊपर से अनेक शस्त्रारक इच्छाएं नाग, ये कालदूत वाल आखिर कौन सी बला है। धड़ाक, महात्मा कालदूत कोई बला नहीं बल्कि अनोखी शक्ति है। परमाणु, समय के तीनों काल की शक्ति। भूतकाल से महात्मा परम विश्या, वर्तमान काल से महात्मा महाविश्या, भविष्य काल से महात्मा विश्या, जो अपने समय काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अच्छा अपनी इच्छा शक्ति से अपना संयुक्त रूप बनाए रखते हैं, जो इनको मृत्यु से परे अनंत सैकड़ों शक्तियों को स्वयं बनाता है। यही इनकी शक्ति का राजा, यही इनकी विशेषता भी है। महात्मा कालदूत नागलोक के सबसे बड़े योद्धा और नागलोक के सेनापति, जिन्होंने संपूर्ण संसार के इच्छादायी सर्पों के लिए नागद्वीप की स्थापना की, इसलिए सभी सर्प जातियाँ इनका सम्मान करती हैं। तब तो इनको पराजित करना बहुत ही आसान है नागराज। भला वो कैसे। परमाणु, वरुण, अभी तुमने बताया अपना संयुक्त रूप अपनी इच्छा शक्ति की मदद से बनाए रखते हैं। अगर हम किस तरह इनको क्या कहते हैं त्रिसंध तोड़ सकें तो अलग अलग हो जाएंगे, तब तो इनसे निपटना बहुत आसान होगा। तुम्हारी बात में दम है परमाणु, लेकिन महात्मा कालदूत की इच्छा शक्ति से बने इस बंधन को तोड़ सकने लायक पर्याप्त शक्ति, इच्छा शक्ति मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास एक शक्ति है जो काम कर सकती है, और वह शक्ति मानसिक शक्ति, जिसको मेरे विशेष नागमणि सर्पों से प्राप्त तिसक सर्प को अपने सिर पर धारण करना होता है। और वो मानसिक शक्ति मेरी मानसिक शक्ति से कई हजार गुना बढ़ा देता है। ये ड्रैकुला के अंत में मिली थी शक्ति नागराज को, इतनी ज़्यादा कि कालदूत के इच्छाधारी बंधन को तोड़ दे। क्योंकि अगर महात्मा कालदूत को इच्छा शक्ति का सामना कोई कर सकता है तो मेरी मानसिक शक्ति। नागराज अपनी ओर से चाल अच्छी चली थी, और वह चाल कभी कभी उल्टी पड़ जाती है। मेरे इच्छाधारी से त्रिसंध को तोड़ पाना तुम जैसे साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं मूर्ख, पर तुम्हारे इस प्रयास ने तुम्हारी मृत्यु को तुम्हारा सीधा मार्ग प्राण का प्रशस्त कर दिया है। महात्मा कालदूत को रोकने का तुम्हारा प्रयास असफल हो गया। अब कालदूत भी कुपित हो उठे। कड़ाक, इस विचार से हम गलत प्रयास कर रहे हैं नागराज और परमाणु। ध्यान सोचो, कालदूत की शक्तियों का राज उनका शरीर एक शरीर होना है, इसलिए हमें कालदूत के त्रिसंध तोड़ने नहीं बल्कि अपना त्रिसंध बनाने के लिए सोचना होगा। और यह कार्य हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं अपने शरीर को यौगिक कणों में बदल सकता हूँ, और वही तुम दोनों अपने शरीरों को परमाणु कणों में बदल सकते हो। और कणों में बदलने के उपरांत मैं अपने यौगिक ऊर्जा से हमारे शरीर के कणों को बांधे रखूँगा, और नागराज अपनी इच्छा शक्ति से एक नए शरीर की रचना करेगा, जो तीनों कालों की संयुक्त शक्ति होगा और कालदूत का सामना करने में सक्षम होगा। तुम एक बात भूल रहे हो शक्तिमान, कि नागराज का शरीर अत्यंत तीव्र विषधारक है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका विष हम दोनों के शरीर को गलाकर खत्म कर दे। ऐसा नहीं होगा परमाणु, क्योंकि मैं नागराज के विष कणों के ऊपर अपनी यौगिक ऊर्जा का आवरण चढ़ा दूंगा, जो हमारे शरीर की रक्षा करेगा। तो फिर देर किस बात की, अब मैं यौगिक कणों में बदलने जा रहा हूँ। अपने शरीर को मेरे साथ मिलाओ, मैं अपने इच्छाधारी शरीर को इच्छाधारी कणों में बदलाऊँ। नागराज और परमाणु और शक्तिमान के कणों बदलते शरीर तीनों एक कण मिलने लगे, और मैं अपने आप को परमाणु कणों में, और ऐसा रूप जो महात्मा कालदूत से निपटने में सक्षम था। तुम्हारा बताया हुआ तरीका तो वाकई बहुत बढ़िया शक्तिमान। मेरी विश्वंकार भी परमाणु ऊर्जा के कारण दहक उठी है, जो महात्मा कालदूत के लिए घातक है। नागराज की नाग शक्ति मेरी यौगिक ऊर्जा में शामिल होकर मेरे वार और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। मेरे परमाणु छल्लों में शक्तिमान की यौगिक ऊर्जा मिलकर उन्हें मारक क्षमता प्रदान कर दी है, उन्हें और भी ज़्यादा। ये कैसा संभव है, इन्होंने मेरे जैसा रूप धारण कर लिया है, और इनकी शक्तियाँ इतनी बढ़ा दी हैं कि बार मुझे विचलित करना है। धड़ाम, भूतकाल में नागराज और परमाणु शक्तिमान का संयुक्त रूप महात्मा कालदूत से टक्कर ले रहा था। यह कहना मुश्किल था इस टक्कर में जीत किसकी होगी। वर्तमान समय महानगर, रुक जाओ फेसलेस, विसर्पी चंडकाल के प्रभाव में है। मैं जानता हूँ ध्रुव, इसलिए मैं विसर्पियों को घातक वार नहीं कर रहा। मेरे तिरस्मी वार केवल विसर्पी के ऊपर छाए राक्षसी सम्मोहनी शक्तियों को खत्म करेगी। बस ध्यान रखना कि विसर्पियों को घातक चोट न लगे, ये चंडकाल के प्रभाव से मुक्त हो जाए। मूर्ख लड़के, तुझे क्या लगता है ये नकाबपोश मुझे रोक लेगा। मैं तुझे मारने का इरादा बदल दूंगी। अभी सम्राट चंडकाल की धम्मकाल के प्रभाव से आकर उसका गुलाम बन जाएगा। तुम अभी फैसलेस की तिरस्मी शक्ति को नहीं जानती। विसर्पी तिलस्मी शक्ति कोई तंत्र मंत्र नहीं है, जो सिद्ध शक्ति है, जिसका धारक कल्पना यथार्थ के मेल से दुनिया तक रख सकता है। इसलिए यह हर प्रकार के ऊपर की प्रभावी शक्ति है। राक्षसी नावों के ऊपर तुम्हारा धूम्रकाल तो अपना गुलाम नहीं बना पाया, लेकिन मैं जरूर तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। शुम शक, और मैं तुम्हें काबू करने के लिए तिरस्मी क्रिस्टल, जो तुम्हारे आसपास विपरीत तिरस्मी ऊर्जा का घेरा बनाएंगे,
इस ऊर्जा के रहे मौजूद तिलिस्मी शक्ति तुम्हारी राक्षसी शक्ति को पीछे कर हटने में प्रवेश कर देगी। और एक बार जब तुम्हारी राक्षसी शक्ति पीछे हटेगी तो तिलिस्मी शक्ति के प्रभाव से तुम्हारा अच्छाई रूप से मटने लगेगा और तब तुम्हारा मानवीय रूप सामने आएगा। अब तुम अपने मानवीय रूप में आ जाओगी और अब तुमसे निपटना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। धड़ाक सामान्य रूप में आती फैसले के तेजवान ने विसर्पी के होश छीन लिए। शुक्रिया फैसले, तुमने विसर्पी को रोककर मुझे दुविधा से बचा लिया। मैं सोचूं विसर्पी को घातक वार नहीं कर सकता था। इससे पहले कि फैसले कुछ कह पाता वातावरण में गंभीर आवाज़ गूंज उठी। रक्ष ऊर्जा मुझे यहाँ खींच लाई, लेकिन मैंने ये सोचा था यहाँ तुमसे मुलाकात हो जाएगी। ध्रुव, नागराज की अनुपस्थिति में महानगर की रक्षा के लिए रुका हुआ हूँ, पर आप यहाँ कैसे? आप तो हिमालय की पर्वत साधना में लीन थे। जवाब में किरगी, ध्रुव को सारी बातें पता चला गया। सारी बातें सुनकर ध्रुव चिंतित हो उठा। घबराओ मत किरगी, हमने इससे पहले मिलकर चंडकाल का सामना किया, उसे मात दी है और आज भी हम मात देंगे। ये तो बहुत ज़्यादा विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। अगर ऐसा हुआ जल्दी पूरी पृथ्वी से राक्षस होंगे। मैं तो सोच रहा था कि धूम्रकाल का असर केवल शहरों तक ही सीमित है, लेकिन हिमालय तक उसका विस्तार बता रहा है कि यह पूरी दुनिया तक फैलता जा रहा है। चंडकाल की गिद्ध दृष्टि ध्रुव के साथ साथ किरगी पड़ चुकी थी। वह शैतान देव के वजह से मेरे एक साथ सारे दुश्मन एक जगह मिल गए। अब इनको मारना मेरे लिए आसान है। मुझे राक्षस नीति से काम लेना होगा। राक्षस नीति कहती है यदि शत्रु शक्तिशाली हो तो उसकी कमजोरी पर वार करो। मानव की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका दया भाव, उसकी मानवता, उसकी मित्रता। और अब सवाल यह है कि सभी को ख़त्म करने के लिए मैं अब किसे भेजूँगा, क्योंकि विसर्पी ध्रुव फैसले से लड़कर बेहोश है और अब मैं अभी नागदीप छोड़कर जाने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि इस शैतान के अवतार ध्रुव पर कोई भरोसा नहीं। वरना जिस तरह मैंने पिछली बार अपना मंत्रदंड और सासों का लाल हीरा गंवा बैठा, वैसे ही कहीं धूम्रकाल और अमर सर्टिफिकेट भी ना गंवा बैठूं। सुना है कि मित्रता के लिए ये जान भी दे सकते हैं, इसलिए जान ले भी सकते हैं। पर तब क्या होगा जब मित्र ही जान लेने पर आतुर होगा? तब ये मानव क्या करेंगे? चलो देखते हैं। चंडकाल तो आखिरकार सामने आएगी, लेकिन अगर तू समझता है पूरी पृथ्वी राक्षस स्थापित करेगा, तेरी भूल है। कैसे हो मेरे प्यारे दुश्मन? राक्षस तो इस पृथ्वी पर स्थापित होकर रहेगा लड़के, क्योंकि इस बार मैं पिछली बार वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। इस बार मैं तुम पर सीधा वार करूंगा, बल्कि अपने गुलामों से तुझ पर वार कराऊंगा। मैंने पिछली बार विसर्पी ने किया था और अब करेगा तेरा धूम्रकाल। मुझे अपना गुलाम नहीं बना सकता चंडकाल। मुझे देवराज इंद्र का वरदान प्राप्त है कि मेरे शरीर पर कोई भी राक्षसी शक्ति असर नहीं करेगी। यही तो तेरी भूल है करेगी, क्योंकि मैंने तुझ पर किसी राक्षसी शक्ति का नहीं बल्कि मतहारी शक्ति का प्रहार किया है। ब्रह्मांड की सबसे काली सम्मोहन शक्ति का, काली शक्तियों के शहंशाह तमराज केलविश की काली सम्मोहन शक्ति का। और इसका असर तुझ पर भी होगा, क्योंकि यह कोई राक्षसी शक्ति नहीं बल्कि अंधेरे की शक्ति है। और अब तुम मेरे गुलाम होकर ही खत्म हो जाओगे। ध्रुव, आदेश का पालन होगा। स्वाभाविक क्या हो रहा है? जैसे मेरा मन मस्तिष्क का भार हो रहा है। किरगी स्वयं अपने हाथों से आपके शत्रु का सिर काट कर लाएगा। होश में होकर ये तुम क्या कर रहे हो? खचाक, यह हमें आपस में लड़का कर चंडकाल को मारने की चाल है। किरगी तब तभी रुकेगा जब इसका खड़क तेरा खून पी लेगा लड़के, तो फिर तुम्हें निराशा ही हाथ आएगी, क्योंकि तुम्हारा खड़क अपना खून पिलाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तड़ाक, ध्रुव को एक तेज वार ने खड़क किरगी के हाथों से निकाल दिया, लेकिन किरगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे किरगी के वार से ध्रुव को सूखे तिनकी की तरह उड़ा दिया। मेरे खड़क के बिना भी मैं शक्तिशाली हूँ लड़के, इस बात का प्रमाण तुझे अभी मिल जाएगा। भड़ाक, मैं तो भूल गया था किरगी का शरीर बच्चे की बात ही कठोर है, इसकी शायद शक्ति मेरे लिए काफ़ी है। किरगी ने लपक लिया खड़क अपने स्टेप को याद कर ले ध्रुव, क्योंकि अब तो वहीं जाने वाला है। खड़क धीरे धीरे ध्रुव की गर्दन की ओर बढ़ने लगा। ध्रुव सहायता, लेकिन खड़क अपने निशाने पहुंच गया। वरुण, यह है क्या? ध्रुव को बचाने के लिए यहाँ कौन आ गया हो? ये तो वही नकाबपोश ध्रुव के साथ था। मेरा नाम फैसले से किरगी और मेरे होते तुम ध्रुव को मानना दूर उसका पाल वागा नहीं कर सकते। तो तू मेरे शत्रु का हिमायती लगता है, इसलिए शत्रु से हमले उसके हिमायती को मानना जरूरी है। मैं जानता हूँ तुम योगी ऊर्जा धारा कर निंजा योगी हो। मैं अपनी सीमित तिलिस्मी शक्ति से तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन यह भी जान लो जब तक मैं जीवित हूँ ध्रुव को नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। तेरा तिलिस्मी ज्ञान घातक है, मगर इतना भी नहीं कि मेरी योग शक्ति को घेरे पार करके मुझे चोट पहुँचा सके। तूने कहा था जब तक तू जीवित रहेगा ध्रुव को नहीं पहुँच सकता, तो पहले मैं तुझे अपने रास्ते से हटाऊंगा, फिर धोखूंगा ध्रुव को। किरगी घातक योग शक्ति ऊर्जा फेसलेस टकराई और फेसलेस अपने होश खो बैठा। फेसलेस ने ध्रुव को वापस करने का मौका नहीं दिया। चंडकाल ने तुमको सम्मोहन के प्रभाव में लेकर मुझे मारने के लिए बहुत बड़ी चाल चली है किरगी। वो जानता है मैं अपने मित्रों को वार नहीं करूँगा, लेकिन मेरे मित्र उसके प्रभाव से भी जान लेकर आएंगे, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। ओह, ये क्या मेरा वार किरगी के आर पर चल गया? यह मेरी यौगिक ऊर्जा का कमाल है, जिसकी मदद से मैं अपने शरीर को पारभासी बना सकता हूँ, जिस दुश्मन का वार में क्षति न पहुँचा सके। अब मैं चाहूँ तो अपनी यौगिक ऊर्जा से कई बार कर सकता हूँ विस्फोट करना बढ़ाम। किरगी अपनी यौगिक ऊर्जा का उच्चतम स्तर का प्रयोग कर रहा है और यौगिक ऊर्जा को रोकने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। 1 मिनट।
यौगिक ऊर्जा मस्तिष्क से संचालित होती है। अगर मस्तिष्क प्रभाव ऊर्जा खत्म हो जाएगी। मुझे बरसों पुराना एक तरीका एक बार फिर आजमाना होगा जिसे पहले भी किरकी हारा है, लेकिन परिणाम इस बार ध्रुव के हिसाब से नहीं था। इस बार तुम्हारी ये गैस कंकड़ मुझ पर अगर असर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें खड़क से हवा में उत्पन्न करके अपने आप चला दूंगा। नर्व गैस किरकी तक पहुंचने से पहले हवा में बिखेर दी। किरकी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए अब इसे रोकने के लिए शारीरिक शक्ति का इशारा है। तू तो उछल कर कूद लेगा ध्रुव, अब मेरे पास तुझसे खेलते रहने का समय नहीं है। इसलिए अब मैं तुझे एक झटके में ख़त्म करके कहानी ख़त्म करता हूँ, मेरी यौगिक ऊर्जा से निर्मित को विध्वंसकारी किरणों के द्वारा। कोशिश करके देख लो किरकी, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हारी किरणें मुझे नुकसान पहुँचाएंगी नहीं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर रोबो ने मुझे इस तरह के वारों को छकाने का बहुत अभ्यास कराया हुआ है। तुमने अपना वार कर लिया किरकी, अब बारी है। चूँकि मैं तुम पर कोई घातक वार नहीं कर सकता बड़ाम, इसलिए सबसे बेहतर तरीका है तुम्हें नाइलोस्टीन से 1 स्टार लाइन से बांध दिया जाए, ताकि तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हें तरीका सामान्य कर सकूँ, और स्टार लाइन को तोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह एक हाथी तक को बांध सकती है। तुम्हारी उम्मीद तोड़ते हुए बहुत अफसोस हो रहा ध्रुव, पर हाथी तक को बांध सकने वाली शक्ति तुम्हारी रस्सी मुझे नहीं बांध सकती। किरकी की यौगिक शक्तियों को लोहे की जंजीरें भी टुकड़े टुकड़े कर सकती है, फिर तो मामूली धागे थे। लेकिन अब मैं तेरी इस युक्ति का उपयोग तुझे हराने में करूँगा। भड़ाक, जैसे तूने मुझे बांधा है वैसे ही तुझे बांधूंगा। मैं तो तेरी रस्सी को तोड़कर जा दोगे, लेकिन मेरी यौगिक ऊर्जा के इस बंधन को तो तोड़ नहीं पाएगा। अब इस कहानी का अंत बनने का समय आ गया है। अपने स्वामी चंडकाल के आदेशानुसार मैं तुम्हें मौत दे रहा हूँ ध्रुव। खुशी मना, तू महान अक्षरा चंडकाल के सेवक किरकी के हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। असहाय ध्रुव के सामने किरकी की शक्ति का खड्ग उसकी जान लेने के लिए चल चुका था, और ध्रुव के पार रोकने को रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी किरकी खड़ग ध्रुव तक नहीं पहुंच पाया, और उससे पहले ही उसके रास्ते में आ गया। फेसलेस, नहीं है तुमने क्या किया? खड़ाक। फेसलेस के सही से वह चिंगारियाँ फूटने लगी। दोस्त ने बीच में आकर तेरी मौत को कुछ देर के लिए टाल दिया है, लेकिन इस चोकर के बाद तेरी बारी ध्रुव। नहीं किरकी, अब और नहीं, मैं चंडकाल को जीतने नहीं दूंगा। अपने दोस्तों की जान की कीमत पर तो कभी नहीं। क्रोधित ध्रुव ने होठों से खास सीटी उभरी, और आसमान में उड़ रही चिड़ियाओं के झुंड ने किरकी के ऊपर टूट पड़ा। ध्रुव को पकड़े यौगिक ऊर्जा लुप्त हो गए। चिड़ियों के हमले से किरकी का दिमाग उलझने के यौगिक ऊर्जा मंद पड़ गई है। किरकी के यौगिक बंधन लुप्त हो रहे हैं, और अब किरकी कुछ और देर इन चिड़ियों से उलझा रहेगा, और इतना समय मेरे लिए काफ़ी है फैसले तक पहुंचने और उसे देखने के लिए। यौगिक ऊर्जा के बंधनों से लाल ध्रुव फैसले के बाद चाहिए। तुमने क्या किया फैसले में? जान की बाई लगा दी। वही किया जो मैंने किया। जब मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? अपना रक्षक होने का फर्ज निभाया, पर अफसोस की बात है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। किरकी के शक्तिशाली खड़ग ने मेरी पोशाक से मुझे बचा तो लिया, और क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन स्थित तिलिस्मी शक्ति मुझे वापस लेगी। पर जाने से पहले तुम्हें तिलिस्मी यंत्र देना चाहता हूँ, इसे अपने शरीर पर धारण करो। इस तिलिस्मी यंत्र से तुम्हारे शरीर में एक ऐसा कवच बनाएगी जो तुम्हें किसी भी तामसिक यौगिक राक्षस ऊर्जा को रोक सकती है। चंडकाल शरण में तुम्हारे काम आएगी, पर ध्यान रहे ये शक्ति केवल एक बार ही तुम्हारे काम आएगी। जब इसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तिलिस्मी शक्ति मेरे पास पहुंच चुकी है। ध्रुव, अपना ध्यान रखना, अलविदा। ध्रुव की विस्फारित आंखों के सामने फेसलेस का शरीर गायब हो गया, और किरकी अब तक चिड़ियों के झुंड से मुक्ति पा चुका था। किरकी को रोकने का मूल्य तुम सबको प्राण देकर चुकाना होगा। ध्रुव ने फेसलेस पर अपना यंत्र बांध दिया बेल्ट पे, क्योंकि अब वाकई में खेल खत्म करने का टाइम आ गया है। अब तुम्हारा कोई बार नहीं चलेगा, तो मौका नहीं दूंगा। मौका तो अब तुम्हें नहीं मिलेगा। किरकी, तैयार हो जाओ। और ध्रुव का शरीर जैसे एक प्रकाश बम की धमाके की तरह फटने लगा। तैयार हो जाओ किरकी, क्योंकि एक तरफ तुम्हारे मालिक राक्षस शक्ति के साथ तुम हो गए, और दूसरी ओर होगा अपनी दिमागी ताकत और अपने मित्र फेसलेस की दी हुई तिलिस्मी शक्ति के साथ मैं, यानी सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव एक नए अवतार में किरकी के सामने तैयार था, पर अभी फैसला होने वाला था कि महासंग्राम में जीत किसकी होनी थी। चंडकाल पूरी इस विस्थापित घटनाक्रम को पूरी दृष्टि देख रहा था। फैसला स्वयं तो चला गया, लेकिन जाने से पहले अपनी तिलिस्मी शक्ति ध्रुव को दे गया। बहुत बढ़िया, देखना है किरकी और ध्रुव किसको मात देता है। ध्रुव अपने आप कैसे बचा पाता है। वर्तमान काल में दो योद्धाओं के बीच महासंग्राम जारी था, और भूतकाल में भी कालदूत और बाकी योद्धाओं में महासंग्राम जोर पकड़ा था। हमारी त्रिशक्ति जैसा बंधन बनाकर तुम तीनों एक पल के लिए वशचकित कर दिया है, पर युद्ध में तुम्हें निराश होना होगा, क्योंकि मात्र हमारी एक शरीर में आकर तुम हमारे समकक्ष नहीं हो सकते। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है त्रिशक्ति धारक तुम्हारा मुकाबला कर सकते हो, तो तुम्हारी भूल है। और तब बल की त्याग की शक्ति के आगे संसार भी सिर झुकाता है। वास्तव में कालदूत केवल त्रिशक्ति नहीं है जो तप और त्याग, शौर्य से वीरता, साहस प्रतीक है।
और जिसने हजारों वर्षों की तपस्या नहीं की तो कभी पराजय मुंह नहीं देखा। और शक्ति का नाम है कालदूत। बिना पराजय का स्वाद चखे कोई भी योद्धा संपूर्ण नहीं होता। महात्मा नगर नागराज पराजय से आपका भलीभांति परिचय कराएगा। भ्राम भ्राम। आप अगर समय के तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते तो मैं पंच महाभूतों का धारक हूँ। और मैं प्रोफेसर कमलकांत का आविष्कार परमाणु जो विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण हूँ। किसी मामले में आप तब ज्ञान में कम नहीं हूँ। अद्भुत शक्ति का प्रश्न कर रहे हो तुम सभी। तुम जैसे जितनी देर मेरे सामने टिके हो उतनी देर तो विशाला का कोई सेवक नहीं टिका। इसलिए हमें ना चाहते हुए धारण करना होगा अपना महायोद्धा रूप, जिसे देख के देवता भी थर थर काँप उठते हैं। और अपने इस योद्धा रूप धारण करने के बाद हम एक पूरी सेना का सामना करने में सक्षम हैं। अब तुम तीनों की आत्माएं लेने के लिए यमराज आने से इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि कालदूत का कहर न केवल तुम्हारे शरीरों को अपितु तुम्हारी सर्वात्माओं का सर्वनाश कर देगा। वो जीवन में पहली बार महात्मा कालदूत का विकराल रूप योद्धा धारण करता देखा। हमारा बचना संभव है। अब तुम्हारा वाकई बचना मुश्किल है, क्योंकि हमारे दिव्य कवच और हथियार तुम्हारे रक्त से स्नान करेंगे। दुष्टों, वाकई में महात्मा कालदूत अपने समय में बहुत बड़े योद्धा रहे होंगे। विशाला को मेरे सेवकों को मारने की भूल की, लेकिन अब नहीं करूँगा। तुम चाहे त्रिशंत शक्ति में जितने शक्तिशाली हो जाओ, लेकिन हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं। अगर हमें अमर विस्फोटक स्फटिक चाहिए तो हमें उसका सामना करना होगा, चाहे तुम्हारी शक्तियाँ ही तब बराबर क्यों ना हो। अपने युद्ध कौशल अलाव की शक्तियों का कालदूत भारी पड़ेगा। भड़ाम वो फैसले तो हम लड़ते रह जाएंगे, कोई नतीजा ही निकलेगा। एक उपाय है। महात्मा कालदूत एक योगी हैं और योगी की शक्ति कुंडली शक्ति होती है। अगर मैं इसकी कुंडली शक्ति काट दूँ तो शक्तिहीन हो जाएंगे और पकाऊ पाना आसान होगा। तुम्हारी चाल सच में बहुत अच्छी है दुष्ट, लेकिन तुम एक बात भूल गए कि हम 3 शनिवार हैं और हमारे हिसाब से हमारी कुंडली शक्ति तुमसे 3 गुना अधिक है। बल्कि तुम्हारी त्रिशंत शक्ति को छिलमिल कर सकती है, और इतनी अधिक कि उल्टा हम न केवल कुंडली को पलट सकते हैं। ओफ, हमारा त्रिशंत टूट रहा है, हम अलग अलग हो रहे हैं। कालदूत की शक्तिशाली पास नागराण परमाणु शक्तिमान को अलग होने के लिए विवश कर दिया। अब हमारे पास फिर से समय को बनाने का समय नहीं है। परमाणु है महात्मा कालदूत अपनी समझ शक्ति को भूलकर शायद शक्ति में स्थापित होने होगा। महात्मा कालदूत अपने बहुत शक्तिशाली हैं, वह त्रिशंत चाहे तोड़ सकते हैं। हमें अपनी शक्तियों से ही उनका मुकाबला करना होगा। हमारा मुकाबला करने की आवश्यकता नहीं है कि दोस्तों, क्योंकि हम खेल को और अधिक इच्छुक नहीं हैं। इस बार हमारा कालदंड तुम तीनों का समूल नाश करेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महात्मा, मैं आपके कालदंड को रोक लूँगा ताकि मेरे मित्रों को नुकसान न पहुँचा। आहा खचाक नागराज। आहा, कालदंड शक्ति बहुत घातक है। ऐसा लगता है जैसे इसके असर मेरे शरीर के सूक्ष्म मर रहे हैं। मेरी शक्ति तेजी से कम हो रही है। नागराज को घायल देखकर शक्तिमान के सब्र का बांध टूट गया। बस बहुत हो गया अब ये खेल। महात्मा, अब तक मैं याचक बनकर मदद मांगने आता है, इसलिए मदद करके मेरे मित्रों प्राणों के मूल्य ये स्वीकार नहीं। इसलिए मैं मानवता और सच्चाई की सेवा है, लेकिन आप हमें विशाला के सेवक मानकर प्राणघातक वार करने से नहीं चूके। इसलिए अब आप खुलकर सामना नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम आपका सामना करते हैं, क्योंकि आप युद्ध की भाषा समझते हैं। शक्तिमान आपको आपकी भाषा में उत्तर देगा। सैकड़ों बादलों सी गरजती शक्तिमान के बारे में क्या कहा था आपने? आप तीनों कालों के प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आप पराजित हैं। आप मृत्यु से परे हैं, लेकिन अपराजित नहीं हैं। आपको वास्तविकता यह है कि आपको आज तक बराबर का प्रतिनिधि नहीं मिला। महात्मा कालदूत, विशेष रूप से मेरे जैसा प्रतिनिधि स्वयं 5 महाभूतों की शक्ति रहता है, जिसकी शक्तियाँ स्वयं देवतुल्य हैं, जो आपसे स्फटिक छीन करने का सामर्थ्य रखता है। आपसे विनती कर रहा था। भगवान श्री राम ने भी समुद्र में 3 दिन तक मार्ग बनाने की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र नहीं माना। इसलिए अब मर्यादा पुरुषों के साथ मैं यह आचरण नहीं बल्कि रणनीति से काम लूँगा। विवश होकर मैं समुद्र के खिलाफ धनुष उठाना पड़ा था और समुद्र देदान करना पड़ता। हमारा वो कवच लुप्त हो रहा है, हथियार अपने मूल स्वरूप में आ रहे हैं। हमारी योग माया से उत्पन्न कवच और हथियार हटा देना किसी मामूली युद्ध का तू वास्तव में शक्तिशाली है, शक्तिमान है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं तो हमसे जीत पाएगा, क्योंकि अभी तक हल्के वार किए थे, अब प्रचंड वार करेंगे। युद्ध में निर्णायक वार करने वाला योद्धा युद्ध जीतता है, और निर्णायक वार शक्तिमान करेगा। और आज ये भलीभांति समझ लीजिए कि मानव भी शक्ति और बुद्धि धैर्य में नाग अथवा निजाति से कम नहीं। मानव अगर मन में ठान ले तो महामानव भी बन सकता है। अगर ठान ले तो पहाड़ों के सीनों में छेद करके महासागर निकाल सकता है, धरती का सीना फाड़ के लावा पैदा कर सकता है, और ठान ले तो आप जैसा महाशक्तिशाली योद्धा को धूल चढ़ा सकता है। बड़ाक मेरा निर्णायक वार अभी मेरी इस बात को सिद्ध करेगा। क्रोधित शक्तिमान के उस बीजड़वान ने कालदूत को उठाकर पहाड़ी फेंक दिया। वार इतना विछड़ा था कि पहाड़ी से भी टुकड़े हवा में टूट गए, और उस भीषण टक्कर से कालदूत शक्तिशाली को हिला दिया। चोट की पीड़ा से कुछ देर कालदूत संज्ञा शून्य हो गए, धड़ धड़ धाड़। इसलिए जो अपने ऊपर मंडराते खतरे को नहीं देख रहे थे, चट्टानी टुकड़े ऊपर निकल गया था, लेकिन उन अदेशा नहीं लग रहा था। नागराज, चट्टानें महात्मा कालदूत पर गिरने वाली हैं, घबराओ मत परमाणु, महात्मा कालदूत कुछ नहीं हो दूंगा। चट्टानों गिरने से पहले ही चट्टानें गिरती नहीं, लेकिन अब उनसे महात्मा कालदूत का उनसे कोई खतरा नहीं था।
मैं महात्मा काल दूत दूसरी सुरक्षित जगह पे लाऊंगा। धड़ाक। वैसे तो ये चट्टानें हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए अभी हमें घायल अवस्था में घातक सिद्ध हो सकती है। हमें रक्षा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद युवक। हमने तुम्हारे ऊपर घातक वार किए, लेकिन तुम्हें हमारी रक्षा की हमें पसंद आई। युद्धों में शत्रुओं के प्राण लेना सिद्धांत नहीं है। असली वीर वही होता है जो अपने शत्रुओं के प्राण बचाकर उसे अपना ऋणी बना देता है। हाँ युवक, हम तुमने रथ युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि जान चुके तुम्हारे शत्रु नहीं हो। नागद्वीप पर अपने आने का प्रयोजन बताओ। ये बताओ किस प्रकार तुम सहायता कर सकते हैं हमारी रक्षा के लिए। तुम प्रसन्न वचन देते हैं कि तुम्हारे साथ किए करार बढ़ाने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी है महात्मन, क्योंकि मित्र पर घातक वार देखकर मैं क्रोध में आ गया था। आप हमारे बड़े हैं और आदरणीय हैं, कृपया करके क्षमा करें। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुमने जो किया है अपने मित्र के लिए किया है, जो मानव होने का प्रमुख कर्तव्य है। तुमने न केवल शक्तिशाली बल्कि हृदय विशाल है। और अपने आने का प्रयोजन बताओ, ताकि मैं जान सकूं किस प्रकार तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। जब मैं शक्तिमान कालदूत को सारी कहानी सुनाता चला गया। तुम सत्य कह रहे हो। आपने अपना रुद्राक्ष मन का स्वयं आपको देने के लिए किया था। सत्यता महानता का प्रतीक है। तुम सत्य कह रहे हो। रुद्राक्ष मन के ही हमारी योग ऊर्जा का परिचय करना है। इस मन के हमें दिव्य प्रकाश निकल रहा है, जो हमारी योग माया का अंश अंदर से मानसिक आकृति अलग हो रही है। अलग अलग ही एक अद्भुत दृश्य था। यदि ये रुद्राक्ष मन का आप देख सकते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप भविष्य में आए मेरे शिष्य नागराज और उसके मित्र शक्तिमान प्राणों से मिल चुके हैं। हमारे समय काल की पृथ्वी भयानक संकट है, इसलिए एक बड़ा अमर स्फटिक की आवश्यकता पड़ी है। आप मेरे भूतकाल का रूप हो, इसलिए आप मेरे आदरणीय हो। इसमें आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, दे दिया। आशा है आपका संदेश चुके होंगे। मन का सामने अवश्य महात्मा कालदूत, आप स्वयं मेरे ही मानस रूप हैं, इसलिए मैं अपने कथन अनुसार सम्मान करता हूँ। इच्छा पालन करूँगा। निश्चित रहे, मैं पूरी शक्ति से आपकी सहायता करूँगा। महात्मा कालदूत का मानस रूप ओझल हो गया। हमारे पास समय का अभाव है महात्मा, आशा आप इस बात को समझेंगे। बस ये लो अमर स्फटिक। हमें आशा ऐसे बचाने अपने संसार को बचाने में अवश्य सफल होंगे। स्फटिक को ले जाने से पूर्व कुछ बताना चाहते हैं। बस ये स्फटिक संपूर्ण नागद्वीप की धरोहर है, इसलिए कारणपूर्ण के पश्चात सलामत मेरे पास पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है। वरना नागद्वीप की संपूर्ण नाग जाति के लिए जो मनोरथ कर रहे हैं वह अधूरा रह जाएगा और हितकर नहीं होगा। आप चिंता न करें महात्मा कालदूत, कार्य पूर्ण होकर स्फटिक आपको सौंप दिया जाएगा। आपने हमारे संसार बचाने की स्फटिक देकर कथार्थ किया। शक्तिमान, तुम अकेले भी समय यात्रा करने में समर्थ हो, इसलिए काम होना पड़ेगा। अमर स्फटिक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम बेहतर उठा सकते हो। जरूर परमाणु, अब समय नहीं है, इसलिए चलने की तैयारी करो। परमाणु ने टाइम टेलीपोर्शन ग्लोब एक्टिव किया। तैयार हो जाओ दोस्तों। और कुछ ही देर में टेलीपोर्शन के शक्तिमान परमाणु और नागराज ग्लोब के अंदर प्रवेश कर चुके थे। वश मैं सारी प्रक्रियाएं शुरू कर चुका हूँ। नागराज अब जल्दी ग्लोब हमें लेकर उस स्थान पर पहुँचेगा। अगले ही पल ग्लोब ऊर्जा के प्रारंभ में विदा भविष्य के रक्षकों, हमारा आशीर्वाद है तुम अपने समय के संसार की रक्षा करने में सफल हो जाओगे। भूतकाल से रक्षक अपने समय में रवाना हुए और वर्तमान समय में तो रक्षक या तो राक्षस बन चुके हैं या फिर स्वयं अपने संसार को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। तुम्हारी वेशभूषा बदल गई, हल्की उस पर हल्की सी ऊर्जा की चमक भी दिख रही है। लगता है उस मूर्ख नकापोश ने अपनी शक्ति तुम्हें दे दी है। वो मूर्ख नहीं था किरगी, वो एक नायक था, और एक नायक जिसने दूसरे के नायक को बचाने बलिदान दिया। लेकिन यह बात तुम और तुम्हारा स्वामी चंडकाल नहीं समझेंगे। धड़ाक। समझना तो तुम्हें ध्रुव, तुम स्वामी के रक्षक राज की रोह में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हो। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे रोड़ों को सदा साफ करूँगा। तुम्हें स्वामी मुझे मारने की कोशिश कर चुका है किरगी, कभी खुद को भी। कभी किसी और को मोहरा जैसे बनाने के, लेकिन मैं वो रोड़ा हूँ जो ना कभी टूटेगा ना टूटूंगा। तेरी भूल है ध्रुव, क्योंकि जो रोड़ा नहीं बन सकता। धड़ाक। किरगी उसे जलाकर अपने स्वामी का रास्ता साफ करता है। स्वश। ओहो किरगी, खड़क नहीं होगी अग्नि का आवाज चट्टानों तक के सीने में सुराख कर दिया है। अब मेरे शरीर पर फैसले की तिलिस्मी शक्ति का कवच नहीं होता तो मैं अब तक राख बन चुका होता। मुझे अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। फैसले की तिलिस्मी शक्ति केवल मेरा बचाव है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित है। हाँ मैं जानता था मेरी तिलिस्मी शक्ति मेरी योगी ऊर्जा का अधिकार देकर मुकाबला नहीं करेगी। बस फ़र्क इतना है कि पहले तू थोड़ा जल्दी मरता, लेकिन अब थोड़ी देर से मरेगा जरूर। मेरी शक्तियाँ जहाँ सीमित है, लेकिन हार नहीं मानूंगा और मरते हुए लड़ूंगा। बहुत सख्त जान है तू लड़के, मेरी योगिक ऊर्जा से ही मुकाबला कर रहा है। शायद इच्छा शक्ति और तिलिस्मी शक्ति तुझे बचा रही है, पर अब नहीं। तुझे जीवित दाह संस्कार होने वाला है। ओहो किरगी अपनी अग्नि शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे तिलिस्मी शक्ति से रोक नहीं पा रही। मुझे संभालने तक मदद चाहिए। ध्रुव को मदद की जरूरत थी और मदद चल के ध्रुव के पास आई। मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं हाजिर हूँ ध्रुव, क्योंकि अगर इसे आग से खेलने का शौक है
तो इसका ये शौक अब शक्ति पूरा करेगी और इसके इसके रक्षे ने लाकर विनाश कर देगी। कलिम्पा मठ सासुम के लाल हीरे का रक्षक अमर निंजा करगी वो उत्कृष्ट देव जाति है जिसे देवासुर संग्राम के बाद मानव जाति की रक्षा के लिए सहायता के लिए पृथ्वी पर रुकना पसंद किया है। भगवान का धन्यवाद है कि तुम आ गई शक्ति, लेकिन इस पर कोई घातक वार मत करना क्योंकि ये कोई मेरा शत्रु नहीं मित्र है। हिमालय कलिम्पा मठ संग लाल हीरे का रक्षक है, अमर निंजा करगी और इसके लिए मेरे परमपिता ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी पर रहने के दोष के बावजूद अमृत प्रदान किया था। देवों में आज भी इसकी जाति का आदर सलाम लिया जाता है, लेकिन अब ये तुम पर हमला क्यों कर रहा है? ये चंडकाल के प्रभाव में इसलिए मुझ पर प्रहार कर रहा है, तभी इसके पास राक्षसी शक्ति प्रसन्न महसूस हो रही, लेकिन अब मैं इसे आसुरी प्रहार से मुक्त करूंगी। शक्ति की अग्नि लपटे पूरे किरकी पर लपकी, लेकिन किरकी सावधान था। मेरे सावधान होने के कारण तू मुझ पर वार कर बैठा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मेरे काम में रुकावट डालने के बाद मैं तेरे मौत के घाट उतार दूंगा। किरिया खड़क फिर से लहराया, लेकिन शक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारी खड़क मेरी देव ऊर्जा पर घेरा नहीं पार कर सकती निंजा, पर तुम शक्तिशाली हो, आसुरी प्रभाव में हो। शक्ति तुम्हारा सहा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें खुला भी नहीं छोड़ सकती। इसलिए बेहतर ये होगा तुम्हारी कैद कर दिया जाए। मेरे देवनी के बने इन घेरों में निकलने की कोशिश मत करना, वरना पहले जलोगे फिर गल जाओगे। निंजा करके खड़क किसी भी चीज़ को काट सकती है, देव ऊर्जा से बनी अग्नि को भी। फिर खुशफहमी को तोड़ते हैं। इतना मौका मिलते ही अब योगिक ऊर्जा सीधा वार तुम पर करूँगा। असंभव, तुम देवनी को काट डाला, शायद देव ने कारण तुम पर घातक वार करने के। हाँ, मुझे अपनी शक्ति खिंचती सी महसूस हो रही है। ध्रुव, फिलहाल मुझे समझने में थोड़ा समय लगेगा, इतना समय काफ़ी है। इस बार ध्रुव की लाश देखे बिना नहीं रुकूंगा। ध्रुव का फिर मुसीबत नहीं था। तुम्हारे खटक से बचना मेरे लिए मुश्किल नहीं है गिरगी, क्योंकि मैंने इसे सिखाया है। इस बार सिखाना बाहर तक है, ये फिर से घूमकर मेरी ओर आ रहा है। इस बार मैं अपने खटक को मानसिक शक्ति से संचालित कर रहा हूँ। ध्रुव, अब तो शारीरिक और मानसिक थकान भी होने लगी है। ऐसा घूम घूम कर बार बचाता रहा, लेकिन जितना उछल रहा था, अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं मैं अगर कुछ कर सकूँ। खचाक, शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। खचाक किया ध्रुव ने। इस घटक ने एक झटके में ध्रुव की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और खून उबलता धरती ने गिरा। खत्म हो गया सुपर कमांडो ध्रुव और स्वामी की अर्चना भी। लेकिन ये मैंने क्या कर दिया? किरी का दिमाग धर्मकाल के सम्मोहन से बाहर आ चुका नहीं हो सकता। मैंने अपने सुपर कमांडो ध्रुव को मारा है। देवराजेंद्र क्या कर डाला मैंने? क्या अनर्थ कर डाला मैंने चंडकाल के प्रभाव से? लेकिन सही आज मैंने तुम्हें मित्र की हत्या करी, मित्र का आदि बन गया। इस अपराध के लिए मैं स्वयं जीवन में साथ करूँगा। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारा मैं सुपर कमांडो ध्रुव जिंदा है। तो तुम जिंदा पर कैसे? मैंने तो अपनी आंखों से मरते देखा था। मुझे अपनी मौत का आइडिया तुम्हारी बातों से आया करेगी। मैंने देखा तुम मेरी लाश देख कर रुकोगे। दरअसल मैं तब चंडकाल ने तुम्हें सम्मोहन करके मारने के लिए वाकई परेशान किया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था सम्मोहन अवस्था में तुम मुझे आने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारा प्रतिरोध भी करवाऊंगा। लेकिन वो भूल गया कि सम्मोहन को तोड़ा भी जा सकता है, इसलिए मैं जानबूझकर अपनी इच्छा शक्ति और फैसले की तिलिस्मी शक्ति से अपने मौत का झूठा दृश्य तैयार किया, क्योंकि मुझे पता था मेरी मौत का दृश्य देखकर तुम झटका लगेगा और तुम्हारा दिमाग चंडकाल के सम्मोहन से मुक्त हो जाएगा। और फिर तो हो जाएगा और धीरे धीरे मुझे खुशी है मेरा प्लान कामयाब रहा। अब चंडकाल की, लेकिन पृथ्वी धीरे धीरे चंडकाल की गुलाम रही है। ये हालात तो पृथ्वी पर केवल राक्षस बचेंगे, मानव नहीं। मैं भी सोच रहा हूँ शक्ति मानवों को राक्षस बनने के बाद पृथ्वी पर राक्षस कर्म अधिक बढ़ने लगेंगे। पृथ्वी के पाप क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। अगर ऐसे चलता रहा तो पृथ्वी पर पाप बुराई बढ़ती जाएगी। इसलिए मानव शरीर को छोड़कर देवलोक पर जाने के लिए विवश हो जाऊंगी। पृथ्वी के रक्षकों को होते हुए पृथ्वी पर राक्षस कभी नहीं होगा। ये सब बखेड़ा राक्षस धुएं से शुरू हुआ है। सबसे पहले धुएं को खत्म करना है और अब किरगी मेरी मदद करेगा। मैं बोलूँ तैयार हूँ ध्रुव, क्या करना है? तुम्हें याद होगा किरगी, आज से कई वर्ष पहले महामानव ने अंतरिक्ष में तैर रही उल्का पिंडों को जोड़कर विशालकाय चट्टान का निर्माण किया था। उस समय पृथ्वी के लिए एक भयानक संकट बनकर खड़ा हो गई थी। ये महाकाल कॉमिक्स में हुआ था ध्रुव की। उस समय तुम्हें अपने यौगिक शक्ति का उपयोग करके रोकने की कोशिश की थी। मुझे लगता है आज फिर तुम्हें यौगिक रूप की जरूरत है। मैं समझ गया ध्रुव क्या चाहते हो। हालांकि यौगिक रूप धारण करने में मेरी यौगिक शक्ति का बड़ा भाग खर्च होता है, लेकिन इस लड़ने मेरी काफ़ी शक्ति पहले भी हो चुकी है। लेकिन अगर पृथ्वी को बचाना है तो एक बार फिर मुझे ध्रुव को अपनी विराट योग धारण करना होगा। ध्रुव शक्ति के सामने किरगी ने अपना विराट योग धारण करना शुरू किया और किरगी के योगी रूप बढ़ना चाहिए रहा। देखते देखते जो पृथ्वी पर लंघता वो आसमान तक पहुंच गया और फिर योगी ने धर्मकाल को अंदर खींचना शुरू किया। इस धुएं से मेरा राक्षस शक्ति को काली सम्मोहन शक्ति भी है। ऐसे यौगिक प्रभाव से
प्रभावित कर सकता है, इसलिए पुनः मुझ पर असर करे, मुझे शीघ्रता करनी होगी। धूम्रकाल पूरी तरह यौगिक समाप्त किया और यौगिक रूप अंतरिक्ष की ओर बढ़ा और समय बेहद कम है। मुझे अति शीघ्र अंतरिक्ष में पहुंचकर उस राक्षसी शक्ति को वहाँ उत्सर्जित करना होगा। धूम्रकाल को यहाँ रद्द कर दिया। मुझे यहाँ आशा है कि अब मुझे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। मेरी यौगिक शक्ति क्षमता पूरी है, विराट है। अपना काम खत्म करके वह यौगिक रूप वापस सिमट रहा है। धूम्रकाल को समाप्त करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी है। अब मेरे यौगिक रूप को समाप्त करने के बाद अब मेरे शरीर में कोई शक्ति नहीं बची है। किरकी बेहोश होकर नीचे गिर रहा है। अपना काम कर दिया। आसमान साफ नजर आ रहा है। धूम्रकाल पृथ्वी से बादल हट रहे हैं। ओह, ये क्या, मेरे शरीर में फेसलेस की तीसरी पोशाक गायब हो रही है। ऐसा तभी होना था जब मुझे राक्षसी शक्तियों से कोई खतरा नहीं है। यानी पृथ्वी पर राक्षसी शक्तियाँ फैल रही थीं, वो धूम्रकाल के बादलों के कारण थी और इस तरह पृथ्वी सुरक्षित है। फैसले किरकी का बहुत बड़ा योगदान है। पृथ्वी सुरक्षित थी लेकिन खतरा टला नहीं था। रूपनगर में नागप्रेती के हमले के विफल करने के बाद काला धुआं हट गया। मुझे लगा कहीं किसी और शहरी लोगों में अपना प्रभाव फैला दिया, लेकिन अचानक अब काला धुआं गायब हो गया और अब इसके साथ मेरे आगे बढ़ने का रास्ता ही बंद हो गया। मैं रूपनगर छोड़कर आगे निकल चुका हूँ। मेरे ख्याल से मुझे वापस लौटने से 1 मिनट। महानगर का इलाका, यानी मैं नागराज के शहर में पहुँच गया हूँ। यानी नागराज की अनुपस्थिति में किसी खतरे का सामना करने की सुपर कमांडो ध्रुव मौजूद है। एंथोनी यहाँ महानगर में। एंथोनी ध्रुव शक्ति को सारा घटनाक्रम सुनाता चला गया। यह घटना जानकर ध्रुव चिंतित हुआ। सबसे पहले बाकी ब्रह्मांड रक्षकों के बारे में पता करना होगा। एंथोनी, हर ब्रह्मांड रक्षक साधारण इंसान से कई गुना शक्तिशाली होता है। अगर एक भी ब्रह्मांड रक्षक चंडकाल का गुलाम बन गया तो विनाश मच जाएगा। जल्दी कांटेक्ट करो सबसे। एंथोनी, शक्ति, ध्रुव सभी ने डोगा, तिरंगा, स्टील जैसे अन्य सदस्यों से कांटेक्ट किया। कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। ध्रुव, मेरे भी मैसेज का जवाब नहीं है। सीधा सा मतलब है कि डोगा, स्टील और तिरंगा जैसे सदस्य चंडकाल के गुलाम बन चुके हैं। अगर ऐसा है तो रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अकेले स्टील और डोगा ही तबाही मचा सकते हैं। चूँकि नागराजा भी महानगर में, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकूँगा। इसलिए तुम डोगा देखो और एंथोनी तुम स्टील को। और तिरंगा को देखने के लिए मैं किसी ऐसे को कहता हूँ जो ज़रूरत होने पर तिरंगा का मुकाबला कर सके। तिरंगा और एंथोनी शक्ति बहुत बेतकदी से लक्ष्य की ओर बढ़े और शक्ति तो डोगा को संभाल लेती, मगर मेरे लिए स्टील को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं एक मुर्दा हूँ, वो एक साइबोर्ग। इसलिए इसे रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। राक्षस राज चंडकाल की जय। तुम सब घरों में रहकर धूम्रकाल से बाहर से बच सकते थे। स्टील से बचना मुश्किल बच गए, लेकिन स्टील से बचना मुश्किल है। और मैं तुम्हें सम्राट चंडकाल को जय जयकार करने के लिए तुम लोगों ने मानने से इनकार किया है। सम्राट चंडकाल के आदेश क्या मिलना है। स्टील तुम्हें एक दंड देगा और वो है मृत्यु दंड। लेकिन गोलियां चली, लेकिन बीच में आ गया मुर्दा एंथोनी। मेगागन की गोलियां उससे सही टकराकर विफल हो गई। स्टील की कैमरा आँखों से लेंस से इस दृश्य को देखकर पथरा गए। अगर मैं सही समय पर न पहुँचता तो तुम्हारे सिर पर बेगुनाहों की हत्याओं का आरोप लगता स्टील, मगर जीसस क्राइस्ट के शुक्र है कि तुम्हें सिर पर दाग नहीं दिया। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। सम्राट चंडकाल के सेवक काम में बाधा डाली, इस बदतमीजी की सज़ा तुम्हें मिलेगी और ये तुम्हें मौत के हवाले करेगा इंस्पेक्टर स्टील। और एक और एंथोनी स्टील को रोकने के लिए था। एक और मुंबई में डोगा, जो पहले सरफराज की तबाही मचाने रोका था, अब स्वयं तबाही मचा रहा था। राक्षस चंडकाल की जय हो। बहुत तरक्की की है इंसानों, लेकिन इस तरक्की का फ़ायदा है। राक्षस शुरू से जंगलों कंदरों में रहते हैं, लेकिन अब वहीं रहेंगे। लेकिन जब इंसानी इमारतों को तोड़कर वापस झाड़ देंगे, शुरुआत मेरे हाथ होगी। हाँ, सम्राट चंडकाल और मेरा कार्य देखेंगे तभी प्रसंग को राक्षस स्थापित करना और उनका सपना है मेरा कर्तव्य। राक्षस बनने के बाद तबाही मचाने में मज़ा आ रहा है और इस स्थान पर सारी इमारत तोड़कर राक्षस निवास के लायक बनाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि डोगा सारी इमारतों को तोड़ पाता, उससे एक नीला पड़ लगी। बस बहुत हुआ डोगा, मैं तुम्हें तबाही नहीं मचाने दूंगी। स्वयं को संभालो, इस राक्षसी चक्र से बाहर निकलो। तुम मानवता के रखवाले हो, ब्रह्मांड के रक्षक दल के सदस्य डोगा हो, चंडकाल की गुलाम नहीं। इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तू जो भी है। लेकिन मुझ पर वार करके सम्राट चंडकाल को बुरा भला कहकर मैं दुश्मन साबित है और दुश्मन को फाड़ खाता है। डोगा और शक्ति के समवाय टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील और उसे रोकने एंथोनी, मुंबई में डोगा को, पर दिल्ली में तिरंगा को शायद रोकने वाला कोई नहीं था। राक्षस चंडकाल की जय हो। सारी दुनिया धीरे धीरे राक्षस बनती जा रही है। सपना पूरा होगा, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा तो अब आएगा जब हमने राक्षस अपना मनपसंद तबाही मचाने का काम करेंगे। और शुरुआत होगी दिल्ली में। हाँ, ढाल तेजी से पेट्रोल टैंकर्स टकराई और एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और चारों तरफ शोले बरसने लगे मौत के। हाँ, सम्राट यह सब देखकर बहुत खुश होंगे, लेकिन तिरंगा की खुशी चाहते थे खुश। ये क्या, ये आग बुझ रही है, लेकिन कैसे? हैरान ना हो तिरंगा, दरअसल ये आग मेरी शीत किरणों के प्रभाव से बुझ रही है और ये मेरी अति विकसित वैज्ञानिक शक्तियों में से है कि अब मैं चला
अब चलो, मैं अपने मित्र सुपर कमांडर ध्रुव के अनुरोध पर तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। मुझे आशा है तुम भी सहयोग करोगे। तुम जो भी हो, तुमने मेरे हाथ में पानी फेर दिया और अब तुम्हें अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हो। शायद तुम भूल रहे हो कि अपने दुश्मनों के लिए काल का दूसरा रूप है तिरंगा। एक और संभावित युद्ध की आशंका हो रही थी और घटनाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। पूरे संसार में राक्षस स्थापित हो रहा था और जहाँ एक तुच्छ ब्रह्मांड रक्षक मिलकर पूरी दुनिया में फैल रहे राक्षस राज को रोक रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ ब्रह्मांड रक्षक स्वयं राक्षस हो चुके थे। और इससे अलग नागदीपी कालगुहा में चंडकाल गहन चिंता में डूबा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा कि कभी मेरे पास आने वाली पाप ऊर्जा की लहरें एकदम से तेज हो जाती हैं और कभी एकदम से कमजोर। उधर नागराज परमाणु और शक्तिमान का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। यह ध्रुव को मारने गई विसर्पी का भी पता ठिकाना नहीं है। अब मैं करूँगी तो क्या करूँ, क्या बचे। वह ब्रह्मांड रक्षक बन चुके ब्रह्मांड रक्षकों से निपट पाएंगे राक्षस बन चुके ब्रह्मांड रक्षकों से निपट पाएंगे क्या? चंडकाल अपने मकसद में कामयाब होगा क्या? नागराज परमाणु शक्तिमान अमर स्फटिक की मदद से चंडकाल को रोकने में सफल हो पाएंगे? जानने के लिए इंतजार कीजिए महासंग्राम श्रृंखला के समापन अंक का क्रमशः। तो दोस्तों, ये महासंग्राम भाग 7 यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे इसके अगले भाग महासंग्राम भाग 8 में, जो इसका समापन भाग होगा। प्रिय मित्र, आप सबको दशहरा दिवाली गौरवंत की बधाइयाँ। महासंग्राम सीरीज का अंक लेके आए हैं। जैसा कि शुरुआत कर दी है, कुछ प्रोजेक्ट है फैनल कॉमिक, जासूस बलराम, फिक्शन कॉमिक, हॉरर कॉमिक व्यस्त होने के कारण पूरा समय दे पाया, लेकिन होली में दशहरा दिवाली रिलीज़ करने के लिए एक बार मजबूर हो गया हूँ। दीपावली में पूरी तरह से नहीं कर सका, लेकिन सभी सक्रिय सदस्य राहुल दुबे बलिंदर सिंह जी से बात हुई। उन्होंने दशहरे में अवसर में कॉमिक्स दी, कहाँ 75 पेज तैयार करने थे, लेकिन फैसला ये 60 अंक का पेज बनाकर रिलीज़ करेंगे और बाकी 80% कहानी पूरी हो चुकी है। अगले अंक के लिए 20 पेज कहानी पूरी होगी। 20 में अब इसके बाद बहुप्रतिष्ठित कॉमिक रोबो वार आएगी। मल्टी स्टार स्वार सिंगल शॉर्ट कॉमिक्स है, जिसके पेज बनने शुरू भी हो चुके हैं। आप सभी कॉमिक्स पढ़िए, हमारे पास कैसा रहा हमें जरूर लिखेगा। हमें मीठे सुझाव नमकीन सुझाते हैं और ताकत प्रेरणा देते हैं। फिलहाल यहीं रुकता हूँ, पर जल्दी महासंग्राम का अंक लेकर मिलूंगा। तब तक के लिए विदा, आपका अपना जफरान, हमारा टीम FNC प्यारे कॉमिक्स में महाश्रृंखला के भाग 5-6 प्यारे। धन्यवाद। रिव्यू दिया बहुत अक्सर है, ऐसे रिव्यू अपने स्थान पाते हैं। असफल हो गए सारे ब्रह्मांड रक्षक, मिट गया अस्तित्व सत्य के आखिरी प्रतीक का भी अच्छू हूँ और फैल चुका है अंधेरे और पाप का साम्राज्य। आखिर सत्य की हार और सत्य की जीत के साथ ही खत्म हो गया यह महासंग्राम। अंतिम अध्याय भाग 8। ढह गई राजनगर में इंद्र नाम की इमारत, गिर गया दिल्ली में जम्बू नाम का स्तंभ, टूट गई विशालगढ़ नगर में शक्तिपुत्र नाम की ढाल, और फेल हो गई राजनगर में फर्ज की मशीन इंस्पेक्टर स्टील। किसी ने इन चारों साहिब और सुपर हीरोज़ के दिमाग चुरा लिए हैं, और अगर 48 घंटों के अंदर इनके दिमाग सही से नहीं जुड़े तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। पर सवाल ये है कि इनके दिमाग किसने चुराए हैं, और मैं 48 घंटों में ढूंढकर कहाँ से ला पाऊँगा। इंडियन के सामने उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और दाव पर लगी है 4 साहिब और सुपर हीरोज़ की ज़िंदगी और मेट्रो सिटी की सुरक्षा। रोबोवार जून 2024 में उपलब्ध। अंधेरे का प्रतीक लौटा इस दुनिया में कि तमस के नाम से तमाम दुनिया के शक्तिमानों को ख़त्म करता हुआ तमस पहुंच चुका है अर्थ प्राइम, यानी हमारी मुख्य पृथ्वी पर। क्या हमारी दुनिया का शक्तिमान बचा पाएगा निर्दोषों को काल के काल में जाने से? क्या शक्तिमान का सामना कर पाएंगे तमस के गुलामों से? क्या शक्तिमान मिटा पाएगा उन तमस के वजूद को जिससे अनगिनत दुनिया के शक्तिमान को मारा? सवाल का जवाब लेकर है श्रृंखला का अगला अंक, शक्तिमान इन इवल यूनिवर्स। कॉमिक्स अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में।